Hello everyone, welcome to the Summer Internship Program 2020. This is Architect Pankaj Sharma. Today is the last session of our first week AutoCAD classes with basics. तो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा है। अब तक हमने AutoCAD में बेसिक्स कमांड्स उनको यूज करना, फ्लोर लेआउट प्लान बनाना, आर्किटेक्चर सेक्शन बनाना, एलिवेशन बनाना, सेक्शनल एलिवेशन विजुलाइज कैसे करते हैं, फर्नीचर लेआउट कैसे करते हैं और इंटीरियर में एलिवेशन कैसे बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है MEP। MEP स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो मैं शुरुआत करता हूँ इलेक्ट्रिकल से। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से जनरेट होती है, कैसे वो ट्रांसफॉर्म होती है और कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स में जनरेट होती है, जो कि कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी की पावर प्लांट हो सकता है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी पावर प्लांट हो सकता है, डैम से आता हुआ पावर प्लांट हो सकता है। तो इन सोर्सेज से हम पावर जनरेट करते हैं और उनको ट्रांसमिट करते हैं। उस ट्रांसमिट करने से पहले, क्योंकि हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना होता है, तो उससे पहले हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टेप अप वोल्टेज से। तो स्टेप अप वोल्टेज का मतलब होता है हम उसकी जो वोल्टेज है उसको बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज कर देते हैं और फिर उसको हम ट्रांसमिट करते हैं, जिससे हमारा एनर्जी लॉस जो होता है वो कम होता है। फिर जब ये ट्रांसमिशन हमारा नेबरहुड में आता है तो वहाँ पे फिर से ट्रांसफॉर्म करके हम इसको स्टेप डाउन कर देते हैं और इसका वोल्टेज कम कर देते हैं, ताकि हम इसे यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें अपने घर के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे एक बेसिक डायग्राम है जिसमें हमें पता चलता है कि इनपुट, यूज एंड आउटपुट, ये तीन ही चीजें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है MEP में। पहला होता है इनपुट, फिर दूसरा यूज और तीसरा होता है आउटपुट। जो इनपुट होता है वो इनपुट केस में हम देखें तो इसके अंदर आता है हमारा फ्रॉम ग्रिड टू हाउस मीटर। मतलब जो इनपुट है वो हमारा ग्रिड से हाउस मीटर तक आता है। उसके बाद उसका यूज किस तरह से होता है, वो होता है हमारा होम एप्लायंसेस में, और उसके बाद में इन हाउस एप्लीकेशंस होती हैं उसकी। तो आउटपुट जो आता है हमारे इलेक्ट्रिकल से वो होता है डेली नीड की यूज में। जैसे लाइट हम यूज करते हैं तो उसके जो लाइट सोर्स से हमें रोशनी मिलती है, दैट इज द आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फैन अगर हम ऑन करते हैं तो जो हमें एयर फ्लो मिलता है, दैट इज द आउटपुट। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्लान और उसकी डिटेलिंग करना। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हमने अभी तक फॉल सीलिंग का कुछ नहीं किया है। फॉल सीलिंग हमने इसलिए छोड़ी हुई थी क्योंकि इलेक्ट्रिकल के जितने भी पॉइंट्स हम सीलिंग में डालते हैं वो डिपेंड करता है दो टाइप से। इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रिकल प्लान बनते हैं। पहला बनता है आपका कंड्यूट प्लान। कंड्यूट प्लान जो होता है वो आपके बिफोर द स्लैब कास्टिंग बनता है। जब आप स्लैब कास्ट कर रहे होते हैं उससे पहले आपका कंड्यूट प्लान बनता है। उसके अंदर आप जो RCC के अंदर आप पॉइंट्स छोड़ते हो, जो RCC के अंदर आप लाइट पॉइंट्स छोड़ते हैं वो आते हैं। तो वो जो है उसके लिए आपको सिर्फ बीम कॉलम और आपका फ्रेमिंग प्लान ही चाहिए होता है। लेकिन जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिकल लेआउटिंग करेंगे तो इलेक्ट्रिकल लेआउटिंग करने के लिए फिर आपको प्रॉपर लाइट पोजीशंस और ये सब मार्क करना होता है। जो ये होता है हमारा दूसरा प्लान। तो इसके अंदर हमें फॉल सीलिंग, क्योंकि हमें इसमें फॉल सीलिंग डाल के हम उसके अंदर लाइटें लगाएंगे, तो हम इसमें फॉल सीलिंग भी पहले ड्रॉ कर लेंगे। फॉल सीलिंग ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने एक लेयर बना ली है फॉल सीलिंग की। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक एक रिफ्लेक्टेड लेआउट प्लान बनाऊंगा फॉल सीलिंग का। तो जब भी हम फॉल सीलिंग बनाते हैं तो हम उसको हमेशा रिफ्लेक्टेड फॉल सीलिंग प्लान कहते हैं या रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान करते हैं, RCP कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम देख तो प्लान में रहे होते हैं लेकिन हमारा जो सीलिंग है हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं प्लान में। तो क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे बीम हमें रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमेशा डॉटेड में ही आती है। तो यहाँ पे मैं पहले एक एरिया मार्क कर लूंगा जिसमें मुझे फॉल सीलिंग बनानी है। मैंने इस रूम के अंदर मुझे फॉल सीलिंग बनानी है क्योंकि इसके अंदर मेरी ये बीम्स हैं, मुझे इन बीम बॉटम के नीचे ही रखना है फॉल सीलिंग को। तो बीम बॉटम से अगर मैं फॉल सीलिंग लेता हूँ, अभी क्या है कि ये मेरा एक स्क्वायर रूम बन रहा है, तो मैं इसको 2 फीट का ऑफसेट ले लूंगा। 2 फीट का ऑफसेट लेने के बाद में ये जो लाइन है मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ या रख भी सकता हूँ, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि मेरी फॉल सीलिंग यहाँ पे भी आ रही है और मेरी ये जो पार्ट है ये एक सरफेस है। इतना जो पार्ट है वो एक सरफेस है।
अभी मैंने फर्नीचर लेआउट इसलिए ऑन किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि जब हम फॉल सीलिंग डिजाइन करते हैं तो उसको हम किन एस्पेक्ट्स में देखते हैं। अब जैसे कि मैं अगर इसको 1 फीट और कम लेता या इसका ऑफसेट में 1 फीट कम लेता तो वो जो फॉल सीलिंग, ये जो हम फॉल सीलिंग में डिजाइन डाल रहे हैं वो हमारा इस वार्डरोब में कट रहा होता, जो कि एक अच्छा नहीं लगता अगर हम देखते तो। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप जब भी फॉल सीलिंग डिजाइन करें फर्नीचर लेआउट अपना ऑन करें, ताकि उसके हिसाब से हम लाइट प्लेसमेंट्स और फॉल सीलिंग की डिजाइन को हम वेरी कर सकें। तो अब इसके अंदर हमने ये फॉल सीलिंग का बना लिया है। मैं इसके अंदर अब एक कोव लाइट डालूंगा, तो मैंने इसमें एक कोव लाइट इसमें डाल दी है। अब इस कोव लाइट की भी मैंने एक लेयर बना रखी है। मैं इस कोव लाइट की लेयर मैंने कोव लाइट की लेयर में इसे डाल दिया है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो आप देखोगे कि मैंने कोव लाइट की लेयर भी यहाँ पे बना दी है। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि क्या है ये, मतलब मैंने 2 लाइंस तो डाल दी है लेकिन ये लाइंस है किस चीज की। तो इस चीज को हम करने के लिए सबसे पहले हम एक यहाँ से सेक्शन काटेंगे। जैसे सेक्शन हमने पहले काटा था, सबसे पहले हम वो सेक्शन काटेंगे और उस सेक्शन को हम विजुलाइज करेंगे यहाँ पे इस रूम के लिए कि फॉल सीलिंग किस तरह से हमारे आती है। तो मैंने इसका यहाँ पे एक सेक्शन बना लिया है उस लेवल से काट के। ये मैंने पिछले सेक्शन को रिवाइज भी कर लिया है और दूसरे सेक्शन मैंने एक और बना लिया है। इसमें जो विंडो है ये मेरी इस वॉल की ये वाली विंडो है और ये जो डोर है मेरा वो यहाँ पे आता है। तो ये मेरा रूम बनता है जो हमें चाहिए। तो हमने जो कल एलिवेशन बनाया था रूम का इंटरनल, वो हमने इसके नीचे नीचे बनाया था, हमने इसके ऊपर वाला पार्ट छोड़ दिया था। आज हम यहाँ पे जो बनाएंगे, अब ये जो हम बनाएंगे यहाँ पे फॉल सीलिंग आएगी। तो ये मैं एक फॉल सीलिंग की लाइन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो फॉल सीलिंग है वो मैं बीम बॉटम के नीचे ही रखूंगा। जब भी आप फॉल सीलिंग करते हैं तो उसे याद रखिए कि वो हमेशा जो सीलिंग है उससे कम नहीं तो 6 इंच नीचे हो, ताकि जब भी आप इसमें लाइट फिक्सिंग करें या लाइट फिक्सर्स लगाएं तो वो लाइट फिक्सर्स के लिए आपको जगह मिल सके उसमें काम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये फॉल सीलिंग यहाँ पे लाइन डाल ली है। अब ये मेरी फॉल सीलिंग की लाइन है, तो मैं इसे फॉल सीलिंग की लेयर में डाल देता हूँ। बट आप देखेंगे कि ये फॉल सीलिंग की लेयर में डाला है। अब यहाँ पे ये डॉटेड नहीं दिखेगी क्योंकि हमें यहाँ पे कट रही है, तो इसको हम सॉलिड में कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक नई लेयर बनाई है आरसीपी करके, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान में मेरे आएगा तो मैं इस सीलिंग को कटता हुआ दिखाना है, तो इसलिए मैंने आरसीपी का यहाँ पे एक नई लेयर बना ली है। अब क्योंकि इसकी कोई एक थिकनेस तो होगी, जब भी हम सीलिंग बनाते हैं तो सीलिंग की कोई एक थिकनेस तो होगी, तो उस थिकनेस को मैं यहाँ पे 1 इंच ले लेता हूँ, क्योंकि 1 इंच के अंदर मेरा जो जाली है वो भी आ जाती है और पीओपी जो होता है उसका मार्जिन हमें मिल जाता है। तो मार्जिन वो पीओपी का जो थिकनेस होती है जो इसके ऊपर लगती है वो हम 1 इंच के करीब आती है। तो मैं इसे 1 इंच की थिकनेस पे लेके यहाँ पे बना लेता हूँ। अब देखेंगे कि ये बिल्कुल प्लेन सीलिंग है, इसमें कुछ भी अभी हमने डिजाइन नहीं किया है। तो सबसे बेसिक जो सबसे डिजाइन होता है उसे बोलते हैं हम कोव लाइट डिजाइन, जिसमें आपने देखा होगा कि चारों तरफ कोव लाइट लगा के और अंदर से लाइट लगाते हैं, कोव बना के अंदर लाइट लगाते हैं, जिससे आपको ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट लाइट जो है वो सीलिंग के अंदर से आ रही है। तो उस तरह का डिजाइन करने के लिए मैं पहले यहाँ पे प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का ही डिजाइन किया है कि ये चारों तरफ मेरा कोव है और ये जो मेरी लाइट लगी हुई है वो अंदर की साइड लगी हुई है और यहाँ पे ये बाहर जो है ये मेरे बाहर की लेयर दिख रही है। तो तो अब जो हम यहाँ पे वो डिजाइन बनाएंगे, उस डिजाइन में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जो आपका नीचे का बेस होता है और एक जो आपका सीलिंग जो बनती है, उसके बीच में जो गैप होता है हम उसके अंदर ही कोव बनाते हैं। तो वो जो गैप है मैं यहाँ पे 5 इंच के करीब ले लूंगा। 5 इंच इसलिए क्योंकि 5 इंच में आपका जो हाथ है वो आराम से यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आप लाइट फिक्सिंग कर सकते हैं। अब मैंने जो कोव लाइट लिया है वो मेरा 3 इंचेस यहाँ से अंदर है और यहाँ पे भी मैं आरसीसी का बना लूंगा। अब यहाँ देखेंगे कि आप, मैं यहाँ पे जो डिजाइन कर रहा हूँ उसके अंदर मेरी ये जो आरसीसी है मैं सिर्फ उस आरसीसी का सेक्शन सोच के डिजाइन कर रहा हूँ। तो उस सेक्शन कैसा होगा हम सिर्फ वो विजुलाइज कर रहे हैं। अब इसमें हम 1 इंच का यहाँ पे एक नॉच बनाएंगे जो कि पीओपी में बनेगा। ये जो नॉच होता है इसके अंदर यहाँ पे हम लाइट को रखते हैं, जो आपकी कोव लाइट आती है उसको यहाँ पे हम रखते हैं। और क्योंकि हमारी ये सीलिंग जो है वो यहीं पे ही हमारी एंड हो जाएगी तो हम इसको नीचे नहीं लेके जाएंगे। फिर हम इस सीलिंग को यहाँ से बंद करके एक इस तरह से डिटेल बना लेते हैं। अब आप इस डिटेल को अगर विजुलाइज करेंगे तो ये मेरा पार्ट जो है वो हमें नीचे से दिखाई देगा, ये पार्ट मेरा ऊपर सीलिंग में है और यहाँ पे हमारा जो है वो लोड लाइट लगेगी। तो वो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे बन जाता है। अब इसी को मैं डायरेक्ट मिरर कर लूंगा।
और मिरर करके आप देखेंगे मैंने मिरर किया तो ये डायरेक्टली उसी जगह पे आ गया है। मिरर करके मैं इसको ट्रिम करके और आरसीपी की लेयर में बना लेता हूँ। ये हमारा होता है बेसिक तरीका शो करने का आरसीपी का। इसमें हम यहाँ पे कोव लाइट शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक छोटा सर्कल बना के हम यहाँ पे लाइट शो कर सकते हैं, जिसका हम बता सकते हैं कि इसका इल्यूमिनेशन यहाँ होगा, इस डायरेक्शन में इसका इल्यूमिनेशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट जो है वो इससे रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगी। तो आपको इस तरह से कोव लाइट दिख जाती है। अब क्योंकि ये हमारा सेक्शन था, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एलिवेशन में भी यहाँ पे 2 लाइंस दिखाई देगी, जो कि ये फेस होगा, ये फेस हमें एलिवेशन में दिखाई देगा। ये हमारा तीनों साइड बन रहा है, ये हमारा चारों साइड बन रहा है, तो हम इसको चारों साइड में ये एलिवेशन में लाइन यहाँ पे दिखा देंगे। और क्योंकि ये सबसे पीछे एलिवेशन होगा तो हम इसे एलिवेशन 3 में ही दिखाएंगे। और ये हमारा है कोव लाइट, तो हम इसे कोव लाइट की लेयर में डाल देते हैं। अब इसमें एक चीज आप और कर सकते हैं कि क्योंकि हम इसमें हैच भी कर रहे हैं तो हम इसके अंदर हैच भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक सॉलिड हैच कर दूंगा। सॉलिड हैच इसलिए करना है ताकि वो मेरे को देखने में पूरा सेक्शन कट समझ में आए और लगे कि हाँ यहाँ पे पीओपी का सेक्शन कट है। जैसे ही मैं सॉलिड हैच करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रॉपर मेरा सीलिंग का पैटर्न समझ में आने लगा है। अब जो हम लाइट है वो हम इस एच पे भी लगा सकते हैं, इधर इस एच पे भी लगा सकते हैं, इस एच पे भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर डिजाइन और हमारी रिक्वायरमेंट की हमें रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। तो मैं अब सारी की सारी जितनी हमारे रूम्स हैं उन रूम्स की मैं फॉल सीलिंग डिजाइन कर लेता हूँ। मैं इनमें सिर्फ बेडरूम 1, बेडरूम 2, लिविंग रूम और ड्राइंग डाइनिंग रूम मैं सिर्फ इन चारों का ही इसमें डिजाइन करूंगा। बाकी के लिए मैं प्लेन सीलिंग ही रखना प्रेफर करता हूँ। दूसरी बात, मैं इसके अंदर अभी कोई डिजाइन नहीं करूंगा, मैं सिंपल इसको जैसा यहाँ पे मैंने रखा है इसको मैं हर एक रूम के लिए वैसा ही रखूंगा। तो मैंने यहाँ पे हर एक रूम के लिए फॉल सीलिंग के लिए डिजाइन कर लिया है। इसमें मैंने एक चीज जो चेंज किया वो ये है कि जो लिविंग रूम है उस लिविंग रूम के अंदर मैंने जो फॉल सीलिंग का जो ऑफसेट लिया है वो मैंने बीम से सिर्फ 1 फीट लिया है। वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लिविंग रूम है वो मुझे थोड़ा बड़ा दिखाई दे। तो इसमें मैं कोव लाइट को अगर पास पास लगाऊंगा तो मेरे यहाँ पे ये स्पेस बहुत छोटी दिखाई देगी, जिस वजह से मेरे को मजा नहीं आएगा। तो मुझे इस लिविंग रूम को बड़ा दिखाने के लिए मैंने इसकी जो कोव लाइट डिस्टेंस है, जो फॉल सीलिंग डिस्टेंस है वो मैंने कम करी है और मैं जो लाइट्स हैं उनको मैं कॉर्नर्स पे लगा दूंगा, तो मेरा और पूरा लिविंग रूम लाइट अप हो जाएगा। इसके अंदर हम एक शैंडलियर भी लगा सकते हैं अगर हम फैन नहीं लगा रहे हैं तो। और अगर हम फैन लगा रहे हैं तो फैन हम शैंडलियर वाला भी लगा सकते हैं, जो कि आज सबसे लेटेस्ट डिजाइन में चल रहा है, लाइट वाले फैन, वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्लान की। तो इलेक्ट्रिकल प्लान में सबसे पहले आता है हमारे लेजेंड्स। जो भी आप इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स यूज करते हैं वो फिक्सचर्स के हम यहाँ पे एक लेजेंड बना लेते हैं। वो लेजेंड्स कहाँ पे कैसे यूज होने हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें बेसिक जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले फिक्सचर्स होते हैं एक नॉर्मल घर के अंदर वो होता है ट्यूबलाइट, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो स्विच बॉक्स हम बोलते हैं जिसमें स्विचेस लगते हैं, एमसीबी होता है जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है आपका, मेन सर्किट बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसको बोलते हैं, जिससे हमारे सारे रूम्स की लाइट्स कंट्रोल होती है। फिर हमारे जो लैंप होता है माउंटेड सीलिंग, फिर हमारा आता है सीलिंग माउंटेड लाइट्स, फिर हम वॉल माउंटेड लाइट्स, फिर सीलिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन हम जनरली किचन्स में और टॉयलेट्स में लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले सीलिंग में सीलिंग फैन से। सीलिंग फैन में इसलिए स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि आप देखेंगे कि हम यहाँ पे जब सीलिंग डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल से हमें ऑलमोस्ट इसका सेंटर मिल जाएगा। और जब भी आप सीलिंग में फैन लगाते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि वो रूम के सेंटर में हो। तो हम यहाँ पे पहले इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। अब इन लाइंस की तो मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इनको हटा देता हूँ, और मुझे टेक्स्ट की भी जरूरत नहीं है तो मैं इनको भी हटा देता हूँ। दूसरा, ये जो लाइंस मैं अभी ले रहा हूँ ये लाइंस को मैं रेफरेंस लाइंस में डाल सकता हूँ। इनको मैं रेफरेंस लाइन में ले लेता हूँ जिससे कि जब मैं इसको प्रिंट करके कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे रूम का सेंटर में है। तो ये जो है इंडिकेशन होता है कि आप इस पूरे रूम का, या फिर आप कहीं पे भी अगर छोटा है उसके अंदर आप ऐसे क्रॉस करके उसमें
बीच में कोई फिक्सचर लगाते हैं तो वो इंडिकेशन होता है कि आपने इस पूरे रूम के सेंटर में वो चीज को प्लेस किया है। तो आपको इसकी डायमेंशन देने की भी जरूरत नहीं होती है, ये आपका अंडरस्टूड सेल्फ अंडरस्टूड हो जाता है। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि जो मैंने ओएटी है, जो ओटीएस है, ओटीएस का जो मेरा लाइन टाइप है वो डिफरेंट है और मेरा रेफरेंस का जो है लाइन टाइप वो डिफरेंट है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और इजीली आप वहां पे जज कर पाए कि ये जो लाइन है ये आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए है और ये आपकी कटआउट के लिए लाइन है। तब मैं यहाँ पे सीलिंग फैन प्लेस कर लेता हूँ। लेजेंड्स बनाने का सबसे अच्छा जो बात है वो यही है कि आप जब भी इसमें प्लेस करेंगे अपने फिक्सचर्स को, तो आपके पास में लेजेंड्स होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज कौन सा फिक्सचर कैसा है और कहाँ लग रहा है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो फैन है मेरा बहुत छोटा है, तो इसके डायमेंशन अगर मैं देखूं तो लेजेंड में मेरा ये डायमेंशन में 1 फीट 3 इंचेस का फैन था, जो कि जब आप नॉर्मली फुल साइज फैन लेने आते हैं तो वो 4 फीट डायमीटर में होता है। तो इसको हम स्केल करके 4 फीट डायमीटर में कर लेंगे। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरे सिंबलिक हो, जैसे कि जो ये फैन का सिंबल है, क्योंकि फैन एक एंटिटी बड़ी है तो आप इसको कोशिश ये करता हूँ कि आप इसको उसके रियल स्केल में ही यहाँ पे रखें। बाकी आप जो दूसरे सिंबल्स हैं उनको आप स्केल अप डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो मैंने यहाँ पे फैन का सिंबल एक डाल लिया है। अब मुझे लाइट्स प्लेस करनी है। जैसे कि ये मेरा रूम छोटा है तो इसमें मेरे को 4 लाइट से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 4 लाइट्स बनाने के लिए जैसे मैंने बीम से सीलिंग तक का मैंने जो डिस्टेंस लिया था वो मेरा 2 फीट था, तो मैं इसको 1 फीट ऑफसेट लेके एक रेफरेंस मार्क कर लूंगा और जो मेरे 4 कॉर्नर्स आते हैं यहाँ पे मैं इन पे लाइट प्लेस कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जब मैं एंट्रेंस पे एक लाइट आ जाएगी, मेरे इस टेबल के ऊपर एक लाइट आ जाएगी, मेरे इस डोर के सामने यहाँ पे एक लाइट आ जाएगी और मेरे इस विंडो के पास में यहाँ पे एक लाइट आ जाएगी। तो मैं इसमें यहाँ पे लाइट प्लेस कर लेता हूँ। अब जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि जो हमने फैन लिया था, फैन का तो सिंबल हमारा छोटा था, लेकिन लाइट का सिंबल बहुत बड़ा है। जनरली ये लाइट जो होती है वो 6 इंच डायमीटर में होती है, तो मैं इसको 6 इंच डायमीटर में ले लेता हूँ और इनको मैं हर एक कॉर्नर पे प्लेस कर देता हूँ। अब मेरे को इस रेफरेंस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अब देखेंगे कि मेरा ये बेसिक एक लेआउट स्टार्ट हो गया है बनना। अब इसमें 2 चीज़ें और आती हैं कि जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें आपके जो लाइट्स हैं, आपने मेन लाइट्स तो यहाँ पे लगा दी है, फिर एक ये आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग हो गई है, ये आपका इनडायरेक्ट लाइट आपके रूम में प्रोवाइड कर देगी। हमने जब इसका एलिवेशन बनाया था हमने इसमें कुछ वॉल लाइट्स भी ली थी, जो कि बेड से हम सेंटर में लेके चल रहे थे। तो मैं बेड से तो मैं अब वो वॉल लाइट भी यहाँ पे बना लेता हूँ। वॉल लाइट बनाने के लिए मैं बेड से 3 फीट ऑफसेट में दोनों साइड में लाइंस ले लूंगा। इसको मैं 3.5 फीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि फिर मेरा जो वॉल लाइट है वो मेरी इस टेबल के सेंटर में ऊपर आ जाएगी। आप यहाँ पे वॉल लाइट ना यूज करके डायरेक्ट ट्यूबलाइट भी यूज कर सकते हैं, और आप ट्यूबलाइट को डायरेक्टली एक ही जगह पे बीच में सेंटर में भी यहाँ पे लगा सकते हैं। पर क्योंकि हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन की जहाँ तक बात आती है तो हम उसमें कोशिश ये करते हैं कि हम उसमें जितना अच्छा हो सके उसको प्रोवाइड करें। फॉल सीलिंग भी कर रहे हैं तो ट्यूबलाइट की मुझे कोई ज़रूरत यहाँ पे लगती नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ये वॉल लाइट्स भी प्लेस कर ली हैं। अब क्योंकि ये वॉल लाइट्स मेरे सामने वाली वॉल पे भी थी, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके और सेंटर से मिरर ले लूँगा इनको वॉल पे लगाने के लिए। यहाँ मेरा बेसिक एक लाइट प्लान बन गया है। इसमें एक चीज़ की कमी आप देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नहीं है। जो हमारा स्विच बोर्ड होता है वो हमारा यहाँ पे अभी नहीं है। तो स्विच बोर्ड प्लेस करने की सबसे अच्छी 2 जगह होती हैं। सबसे पहले तो आप जब एंटर करेंगे तो आप बेसिक जो लाइट्स होती हैं जैसे कि एक फैन और कोई भी 2 लाइट्स जो कि आप चाहते हैं कि आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएँ, आप एंटर करें तो वहाँ से ऑन कर पाएँ, तो उनको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। वो यहाँ से हम ऑन करने के लिए रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्विच बोर्ड भी प्लेस कर रहा हूँ।
इसको मैं मिरर कर देता हूँ। अब इस स्विच बोर्ड में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर दो पार्ट्स बनाए हैं, एक जो बाहर दिख रहा है, एक जो मेरा वॉल के अंदर है। ये जो वॉल के अंदर वाला पार्ट है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे स्विच बोर्ड लगाने से पहले वहाँ एक अंदर बेस प्लेट लगती है, बेस बॉक्स लगता है, स्विच बॉक्स लगता है। तो वो बॉक्स का ही इंडिकेशन यहाँ पर है कि ये वो वॉल पे हमारा कहाँ पे और कितना अंदर आएगा। इसका फायदा तब होता है जब आप जैसे कि दो बॉक्स एक साथ लगा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगाया और मैंने बाहर भी एक स्विच बोर्ड लगा दिया, तो क्योंकि ये पूरा की पूरा एक होल हो जाता है यहाँ पे, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये इंडिकेशन दिखाते हैं ताकि ड्राइंग में भी आप ये मिस्टेक ना करें और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी ये मिस्टेक ना हो। तो मैंने एक स्विच बोर्ड तो यहाँ ले लिया है, एक स्विच बोर्ड मैं इसके सेंटर में ले लूंगा जो कि मेरा टेबल के ऊपर होगा, और सेम यही स्विच बोर्ड मैं दूसरी साइड भी ले लूंगा जिससे कि मैं अदर लाइट्स भी ऑपरेट कर पाऊँ। और एक स्विच बोर्ड जो, क्योंकि मुझे टीवी भी ऑन करनी है, टीवी के लिए भी यहाँ पॉइंट्स देने हैं, तो मैं यहाँ पे एक स्विच बोर्ड टीवी के पीछे भी दे दूंगा। अब यहाँ देखेंगे कि आप हमने मैक्सिमम यहाँ पे अपना यूटिलाइजेशन कर लिया लाइट्स का। अगर आप चाहें तो इसमें और भी एक्स्ट्रा लाइट्स यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 लाइट्स और एक्स्ट्रा लगा सकता हूँ, सो दैट कि मेरा रूम के अंदर जब मुझे नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ ये 2 लाइट्स ऑन करके बाकी सारी लाइट्स ऑफ करके टीवी का एक अलग एक मजा ले पाऊँ। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल लाइट्स भी लगाई है तो हम इसको अभी अवॉइड करेंगे। दूसरा, ये वॉल पे अगर हम कोई पेंटिंग लगा दे तो हमारे पास में यहाँ पे पेंटिंग के लिए पॉइंट्स भी होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अभी सिर्फ एक रेप्लिकेशन यहाँ पे दे देंगे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ रहे हैं ट्यूबलाइट के लिए, लेकिन वहाँ पे हम ट्यूबलाइट लगाएंगे नहीं। वहाँ पे हम कोई पिक्चर लाइट भी लगा सकते हैं, हम वहाँ पे कोई वॉल लाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि शो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो एक बार देख के यहाँ पे पता लगा पाए और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ दे अकॉर्डिंग टू ट्यूबलाइट। अब आता है इसमें पार्ट आता है लूपिंग का, जो कि सबसे मेन पार्ट है। लूपिंग कैसे करते हैं, तो अगर मैं लूपिंग की बात करूं तो मेरे को लूपिंग इज लाइक कनेक्टिंग द स्विचेस टू योर अप्लायंसेस और टू योर फिक्सचर्स। ये लूपिंग जो प्लान है वो मुझे बताता है कि मुझे मेरा कौन सी लाइट कहाँ से ऑन होगी और वो उसका कहाँ से कनेक्शन होगा। तो जैसे कि मैं इसको लूपिंग लेता हूँ तो इसमें एक कमांड हम यूज करेंगे SPL। SPL इज फॉर स्प्लाइन कमांड। स्प्लाइन क्या होती है कि वो आपका कर्व्ड लाइन होती है लेकिन कंटिन्यूअस होती है। तो जैसे कि अगर मैं स्प्लाइन यूज करने के लिए मैं अगर यहाँ पे पॉइंट्स मारता हूँ तो आप देखेंगे जिस जिस तरह से मैं पॉइंट्स लेता रहूंगा ये मेरे को कर्व लाइन देता होगा, और मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक कर्व लाइन मिल जाएगी, इसको हम स्प्लाइन कहते हैं। तो इस लाइन का यूज करके अब मैं लूपिंग प्लान बना लेता हूँ। लूपिंग प्लान बनाने के लिए पहले मैंने एक यहाँ पे अलग लेयर ले ली है जिसमें वायर इनर करके मैंने डाला है। ये जो लाइन है मेरी, ये मेरी इंडिकेट करेगी कि मेरी वायर्स जो है वो कहाँ से कहाँ जाएंगी। तो अब सबसे पहले मैं इस लाइट को इस बॉक्स के साथ में लूप कर लेता हूँ, और सेम ऐसे ही मैं एक पॉइंट फैन के साथ में लूप कर लेता हूँ। तो जब मैं एंटर करूंगा तो मेरी एक लाइट और एक ये फैन, ये दोनों चलेंगे। आप चाहते हैं कि अगर ये लाइट और ये लाइट भी साथ में चलें, दोनों एक साथ चलें, तो आप इन दोनों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगती नहीं है क्योंकि मैं इन 2 लाइट्स को फिर इंडिविजुअली यहाँ से ऑपरेट करना चाहूंगा। तो अब यहाँ पे मेरा ये लूपिंग प्लान का बन गया है। आप ये देखेंगे कि अब मैंने यहाँ से फैन तो ऑन कर दिया लेकिन मैं उसे यहाँ से ऑपरेट कैसे करूंगा, तो उसको हम कहते हैं टू वे लूप। तो हम टू वे लूप बनाने के लिए हम इसको यहाँ से भी एक कनेक्शन फैन को दे देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो फैन है हमारा यहाँ से भी ऑपरेट हो सकता है और यहाँ से भी ऑपरेट हो सकता है। इसे कहते हैं हम टू वे कनेक्शन। तो ये टू वे कनेक्शन हम इस फैन के लिए और इस लाइट के लिए दोनों के लिए रखेंगे। तो मैं इस लाइट के लिए भी एक टू वे कनेक्शन के लिए लाइन ले लेता हूँ। अब मेरी ये जो लाइन है ये मेरी दोनों टू वे कनेक्शन के लिए आ गई है। दूसरा, अब जो मेरी ये लाइट्स हैं, जो डिफरेंट 3 लाइट्स और बची हुई है, उन लाइट्स को मैं इसमें डालूंगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि 2 लाइट्स का पेयर बना लूंगा, जिसमें एक लाइट मेरी ये होगी और इसी लाइट से मैं डायरेक्टली एक कनेक्शन वापस लेके दूसरी लाइट के लिए डाल दूंगा।
कि मेरी ये 2 लाइट्स हैं वो एक ही स्विच से यहाँ से चलेंगी। सेम मैं ऐसे ही इस लाइट के लिए भी करूँगा। इस लाइट के लिए मैं यहाँ से एक अलग स्विच ले लूँगा और मैं उसको यहाँ से लूप कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरा ये लूपिंग प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इन वॉल लाइट्स के लिए भी हम यहाँ से एक लूप ले सकते हैं, ताकि आप जब बेड पे हैं तो आप इन वॉल लाइट्स को भी ऑपरेट कर पाएँ। तो उसके लिए मैं इन दोनों लाइट्स को एक साथ ही एक ही लूप में डाल दूँगा। तो ये दोनों लाइट्स जो हैं वो मेरी यहाँ पे एक स्विच से चलेंगी, ऑन हो जाएंगी और यही मेरे काम करेंगे। तो गाइस ये सिंपल हमारा एक बेसिक लेआउट था इलेक्ट्रिकल का एक रूम के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए कि इसमें पूरे रूम के लिए हम कैसे यहाँ पे लेआउट प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने प्लम्बिंग लेआउट पे। तो जैसे कि हमने देखा था इलेक्ट्रिकल लेआउट में, वहाँ पे भी हमारा इनपुट होता है, कहीं एक जगह से हमारा पावर जनरेट होता है, उस पावर को फिर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म करके उसे ट्रांसमिट कर देते हैं। सेम ऐसे ही हमारा यहाँ पे प्लम्बिंग के लिए भी होता है। प्लम्बिंग में जो हमारा वाटर आता है, वाटर जो हम यूज करते हैं अपने घरों के अंदर, उसके 2-3 अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं। या तो ग्राउंड वाटर, जैसे कि आप गाँव में देखेंगे मैक्सिमम लोग जो है वो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, वो ग्राउंड से पंप करके अपने घरों में स्टोर करते हैं और उसको फिर बाद में आगे यूज करते हैं। और जो शहरों में जो होता है, जो अर्बन एरियाज में मैक्सिमम होता है, उसमें क्या होता है कि आपका कोई कैचमेंट होता है या फिर कोई आपका रिजर्वायर होता है, उससे या फिर रिवर से हम वाटर लेते हैं, उसको पहले हम वाटर ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट से, और फिर उसको हम यहाँ पे जो है वो आगे पंप कर देते हैं, हाउस होल्ड की यूज के लिए ले लेते हैं। इसका जो फ्लो डायग्राम होगा वो भी कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल प्लान जैसा ही होगा। इसमें भी आप इनपुट आता है, यूसेज और स्टोरेज, और उसके बाद में आउटपुट होता है। तो इसमें जो आउटपुट होता है वो एज अ वेस्ट भी आपका आउटपुट होता है, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। इनपुट वाले में, इसमें इनपुट में कहाँ कहाँ से इनपुट हो सकता है, जैसे कि एमसीडी से इनपुट होता है, हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉडी होती है, वहां से हमारा इनपुट होता है, वाटर हमारा आता है, या फिर ग्राउंड वाटर से आता है, या फिर रेन वाटर से आता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक पार्ट होता है अपना आर्किटेक्चर का, जो कि आप आगे और इसमें पढ़ेंगे कि उसको कैसे यूज करते हैं, उसका क्या एडवांटेजेस होते हैं, और उसको कैसे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हेल्पफुल होता है। फिर आता है हमारा यूज और स्टोरेज। तो हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जब हम इसमें किचन्स में और टॉयलेट्स में यूज करते हैं पानी को, जो भी हमारा आता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम इसमें यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, और हम इसको स्टोर भी करते हैं, ताकि कभी ऐसा हो कि पानी ना आए, या फिर कभी ऐसा कि पानी की स्केर्सिटी जैसे अभी हो रही है, तो उसमें हम उसको अच्छे से यूज कर पाए, और बाद में हम उसे, और बार बार हमें उसको पंप ना करना पड़े। तो इसलिए हमें स्टोरेज भी इसमें यहाँ पे आता है। फिर आता है हमारा आउटपुट। तो जो आउटपुट होता है वो हमारा यूज वाटर होता है, जो कि किचन्स में से और टॉयलेट्स में से निकलता है। तो किचन्स में से जैसे हमारा जो वाटर निकलता है वो हमेशा ग्रे वाटर होता है, जिसमें हमारा ऑयल ग्रीस जो होता है, या ऑर्गेनिक मैटर जिसमें होता है, वो होता है। और जो टॉयलेट्स में से निकलता है उसमें हमारे 2 टाइप के वाटर बाहर आते हैं। एक होता है ग्रे वाटर, जो कि आपका सिंक में से और शावर एरिया से आता है, जिसमें सिर्फ सोप कंटेंट होता है, और बाकी कोई हार्ड वाटर तो होता नहीं है। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट वाटर जो होता है, वो हमारा WCs में से आता है, जो कि जिसके हम अलग से प्लम्बिंग करते हैं। तो आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेरेस प्लान बना लिया है। उस टेरेस प्लान में मैंने पूरा मेंशन कर दिया है कि कहाँ से मेरा वाटर सप्लाई होगा। अभी मैं इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से होता है। पहले, सबसे पहले हम जो हमारी अननेसेसरी लेयर्स है हम उनको ऑफ कर देते हैं, जो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमारा बीम लेयर्स भी, ग्रिड, डोर्स और फर्नीचर भी हम एक बार के लिए ऑफ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी लेयर्स ऑफ कर दी है। मैंने जो पहले मेरे फिक्सचर्स थे, जो टॉयलेट फिक्सचर्स थे, उनको मैंने फर्नीचर लेयर में डाल रहा था, लेकिन मैंने इनको दूसरी लेयर में अब डाल लिया है, जिसका मैंने नाम सैनिटरी दिया है। मैं उस लेयर को ऑन कर लेता हूँ। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि हमने सबसे पहले जो टेरेस है उस पर हमने पहले वाटर सप्लाई का एक पैटर्न बनाया। जैसे कि आपका जो भी आप वाटर इनलेट लेते हैं, एमसीडी से लेंगे या फिर आप जो भी ग्राउंड वाटर लेंगे या कहीं से भी आता है,
तो वो पानी जो है आप स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज हम सबसे ऊपर पहले टॉप पे जो स्टेयरकेस है हमने उसके ऊपर ममटी के ऊपर हमने 2000 लीटर्स के टैंक रख लिए हैं और उन टैंक्स के अंदर वाटर स्टोरेज कर लेंगे। उस दोनों टैंक्स को कनेक्ट करके हम यहाँ पे एक वॉल्व लगा देते हैं और उस वॉल्व के बाद में हम उसको हर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि मेरा जो पहला इसमें से जा रहा है वो हमारे किचन के लिए जा रहा है, तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट किचन के अंदर नीचे यहाँ पे मुझे लिंक मिल जाएगा और मेरा जो पाइप है वो डायरेक्ट नीचे हमें यहाँ पे किचन के लिए आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंडली हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट है और उसके बाद में यहाँ पे हमारे 2 टॉयलेट्स हैं, तो उन सब के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग पाइप्स डाल दिए हैं, अलग अलग शो कर दिए हैं। इस चीज़ से क्या होता है कि आप बहुत क्लियर हो जाते हो कि आपका कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है पाइपिंग में। और अगर आप इस तरह का प्लान करते हैं तो आपको फ्यूचर में जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, साइड पे डिसीजन नहीं लेने पड़ते और आपके जो मेजर डिसीजन होते हैं वो यहीं पे ही हो जाते हैं कि आपका प्लम्बिंग किस तरह से लेआउट होगा। तो इसमें अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ पाइप्स भी ड्रॉ कर दिए हैं। इनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये इनका अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि पहला जो पाइप है ये हमारा रेन वाटर पाइप है। तो रेन वाटर पाइप में आपका जो टेरेस पे जो रेन वाटर होता है, जो फ्लो होता है, वो आपका इसके अंदर आता है। इसको कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं खुर्रा। जो दूसरा हम पाइप देखेंगे, ये जो आप एरोज देख रहे हैं ये एरोज है स्लोप के एरोज, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसके कहते हैं हम रिज लाइन। एक्चुअली हम करते क्या है कि हम जो भी हमारा पूरा एरिया होता है उस एरिया को हम एक जगह से सारा फ्लो लेके पानी हम अंदर लेके नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका जो पानी पाइप है उसमें हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और कई टाइम पे वो मेल फंक्शन भी कर सकता है। तो इस वजह से हम उसको पहले हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने यहाँ पे। जैसे कि एक ये पार्ट जो है, तो और ये जो रिज लाइन है, ये रिज लाइन हमारा इंडिकेट करती है कि इस रिज लाइन के दोनों साइड में हमारे स्लोप डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ये खुर्रा बनाया है जो कि मेरा ट्रैप है जो मेरा पानी कलेक्ट करेगा। उसमें ये जो एरोज है ये मार्क करते हैं स्लोप का, कि आपका यहाँ का जितना भी वाटर है वो सारा जो रेन वाटर है वो यहाँ से स्लोप से इस खुर्रे में आएगा और इधर से इस रेन वाटर पाइप में चला जाएगा। सेम आप ऐसे ही इस रिज लाइन के आप दोनों साइड देखेंगे तो इस रिज लाइन के इस साइड में जो सारा पानी है वो इस वाले खुर्रे में जाएगा और इस वाले जो रिज लाइन के साइड में है वो सारा पानी इस वाले खुर्रे में जाएगा। इन सब की, इन दोनों की भी एक रिस्पेक्टिव अपनी रेन वाटर पाइप है। जो दूसरा पाइप आता है हमारा होता है सॉइल वेस्ट पाइप। तो सॉइल वेस्ट पाइप जो होता है वो हमारा डब्ल्यूसी से निकलता है, और डब्ल्यूसी क्योंकि सॉलिड वेस्ट होता है तो उसमें हम सॉलिड वेस्ट ही जाता है, वो हम मिक्स नहीं करते हैं अपने ग्रे वाटर के साथ में। जो दूसरा तीसरा पाइप आप देखेंगे ये हमारा ग्रे वाटर पाइप है जिसको हम वेस्ट वाटर पाइप कहते हैं। इसमें वॉश बेसिन से और शावर से हमारा जो पानी है वो इसके अंदर आता है। तो अब हमने ये तीनों चीजें यहाँ पे इंडिकेट कर ली है कि हमारे टॉयलेट के साथ में तीनों पाइप्स आ गए हैं, हमारे किचन के साथ में भी यहाँ पे एक पाइप आ गया है, हमारे इस टॉयलेट के साथ में भी 2 पाइप्स आ गए हैं। क्योंकि हम यहाँ पे कोई रेन वाटर नहीं ले रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे रेन वाटर पाइप नहीं देंगे। अब हम इसमें नीचे आते हैं हमारे टॉयलेट लेआउट पे। तो जैसे हम टॉयलेट लेआउट यहाँ पे किया, अब इस टॉयलेट का जो हमारा ऊपर से पाइपिंग आई वो हमारे इधर आके रुकती है, हमने यहाँ से नीचे उतारा है उसको वर्टिकली। तो आप देखेंगे कि ये तो अभी हॉरिजॉन्टली चल रहा है, उसके बाद में यहाँ से आपने वर्टिकली उसको नीचे इस टॉयलेट में लेके आए, और इस वर्टिकली जब मैं इसे लेके आता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे तो वर्टिकली जो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसमें आउटलेट देने हैं। तो आउटलेट कैसे देंगे, जैसे कि मेरे अगर शावर एरिया ये है, मैंने यहाँ पे शावर यहाँ लगाया हुआ है, मेरा डब्ल्यूसी यहाँ पर है और मेरा वॉश बेसिन यहाँ पर है, तो मेरा जितने भी आउटलेट्स होंगे वो सब हमारे यहीं पे ही होंगे। तो मेरा जो फ्रेश वाटर पाइप है जो ऊपर से आ रहा है उसको हम 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। पहला हमारा आएगा शावर के लिए, दूसरा आएगा हमारा डब्ल्यूसी के लिए, तीसरा आएगा हमारा वॉश बेसिन के लिए। तो इसको शो करने के लिए हम पहले लाइंस बना लेंगे। जैसे कि अगर मेरा यहाँ पे शावर आ रहा है तो मैं इसमें शावर का इंडिकेशन देके और इसी पाइप कंटिन्यू करके मैं डब्ल्यूसी तक लेके आ जाऊंगा। सेम मैं ऐसे ही डब्ल्यूसी के लिए भी कर दूंगा, वॉश मशीन तक लेके आने के बाद में डब्ल्यूसी तक कर दूंगा। अब मैं इसको भी पाइप की लाइन में डाल दूंगा। जो पाइप की मेरी लेयर थी मैं इसको मैच प्रॉपर्टीज करके वो पाइप की लेयर में यहाँ पे शो कर दूंगा।
इससे मेरा पता चलता है कि ऊपर से जो मेरा जो वाटर आ रहा है, फ्रेश वाटर आ रहा है, वो मेरे 3 पार्ट में डिवाइड होके मुझे इन तीनों के लिए अलग अलग मिल जाएगा। ये एक बेसिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वाटर पाइपलाइन की। इसके बाद में हम यहाँ पे जो है ट्रैप डालेंगे। ट्रैप 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सॉइल वेस्ट ट्रैप और दूसरा आता है आपका फ्लोर माउंटेड ट्रैप। तो फ्लोर माउंटेड ट्रैप जो होता है वो हमारा जनरली यूज होता है सरफेस एरिया, सरफेस का जो वाटर होता है उसको फ्लो करने के लिए, और जो सॉइल वेस्ट वाला जो ट्रैप होता है वो हमारा WC का अंदर ही लगा होता है, जिसको हम अलग अलग ट्रैप से डिफाइन करते हैं, P ट्रैप, S ट्रैप, U ट्रैप, Q ट्रैप। तो हम क्या करते हैं कि उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम ट्रैप बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लेजेंड के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिकल लेजेंड के लिए, ऐसे ही हमारा यहाँ पे प्लम्बिंग लेजेंड भी होता है। प्लम्बिंग लेजेंड में भी हमारे जो हम जितने भी लाइन टाइप यूज करते हैं वो सारे लाइन टाइप्स यहाँ पे आते हैं। जितने भी हम सिंबल्स यूज करते हैं वो सारे हमारे सिंबल्स यहाँ पे आ जाते हैं। मैं जैसे पहले यहाँ पे देखूंगा, जैसे मेरे GICWS पाइप, जो कि हम क्लियर वाटर पाइप जो हम ले रहे थे ऊपर से, जो क्लीन वाटर पाइप था हमारा, वो हम ये लेके आ रहे थे। और सेम ऐसे ही फिर हम नीचे आ रहे थे तो हमारा सॉइल पाइप आ जाएगा। इसके बाद में हमारा वेस्ट वाटर पाइप आ जाएगा, हमारा रेन वाटर पाइप आ जाएगा। ऐसे ही फ्लोर ड्रेन, जो हम फ्लोर में माउंटेड ड्रेन में आपको बता रहा था, ऐसे फ्लोर ड्रेन आता है, फ्लोर ट्रैप आता है। फिर उसके बाद में यूरिनल ट्रैप आता है, जो यूरिनल के पीछे लगता है। हमारे यहाँ पे यूरिनल नहीं है तो हम इसे नहीं डालेंगे। ऐसे ही फिर कैश बेसिन आता है, इसकी भी हमें कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये सब जो आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ सिंबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं ड्राइंग के अंदर। तो अभी जैसे मैं टॉयलेट के लिए ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फ्लो ट्रैप लूंगा, जिसको हम FT के यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, और इस फ्लो ट्रैप को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो मेरा जो फ्लो ट्रैप है, यहाँ पे 2 फ्लो ट्रैप्स आएंगे। एक जो मेरे शावर एरिया में होगा, जो मेरे शावर एरिया की स्लोप को लेके जाएगा, वाटर को लेके जाएगा, और दूसरा जो लगेगा वो मेरा WC और वॉश बेसिन के बीच में लगेगा, जो कि मेरे WC और वॉश बेसिन का जो सरफेस एरिया वाटर है उसको लेके जाएगा। अब हमने यहाँ पे फ्लो ट्रैप्स मेंशन कर दिए हैं, तो अब इसमें हम यहाँ पे भी एक रिज लाइन मेंशन कर देंगे। तो जब भी आप टॉयलेट बनाते हैं या टॉयलेट लेआउट करते हैं तो उसमें आप हमेशा याद रखिए कि उसमें एक टाइल ड्रॉप होता है। टाइल ड्रॉप जो होता है उसमें क्या होता है कि जो ये वाला एरिया है, इसमें जो टाइल लगती है वो आपकी इस वाले एरिया की जो टाइल है उससे सिर्फ एक टाइल की थिकनेस जितना ही नीचे होता है, ताकि आपका जो वाटर है वो इधर ना आए और आपका पूरा की पूरा वेट ना हो। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस इसमें ले लें तो आपको कभी भी जब आप टॉयलेट लेआउट करते हैं तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज को यूज करते हुए। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइल ड्रॉप्स लिए हैं, एक जो मेरा डोर के सेंटर से जाता है और दूसरा जो मेरा शावर एरिया के लिए होता है। तो यहाँ पे मेरे 3 लेवल्स मिलते हैं। एक जो मेरा फ्लोर लेवल रूम का है, उससे एक ट्रायल ड्रॉप में नीचे जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये मेरा वॉश बेसिन वाला एरिया मिलता है, जिसको सेमी ड्राई एरिया कहते हैं। इसका मेरे को एरिया मिल जाता है, और इसके बाद में हमारा शावर एरिया है उसका एक टाइल ड्रॉप आ जाता है। अब इसमें मैं यहाँ पे स्लोप मेंशन करूंगा। तो स्लोप मेंशन करने के लिए मैं यहाँ पे एक M लीडर ले लेता हूँ। M लीडर बेसिकली आपका एक लीडर होता है, लीडर जो कि जिसमें एरो वाला एक साइन होता है, जिसमें आगे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक M लीडर लेता हूँ तो मैं इसमें आगे यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लोप, कि मेरा जो स्लोप है वो इधर से यहाँ जा रहा है। और सेम मैं इसको आगे एंगल पे भी कर सकता हूँ, ताकि मेरे को पूरा क्लियर हो जाए कि मेरा जो इस पूरे एरिया का जो स्लोप है यहाँ से और यहाँ पे इस फ्लो ट्रैप में जाएगा। अगर आपको इसका टेक्स्ट बड़ा लगता है तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। एरो साइज अगर आपको छोटा लगता है तो आप बड़ा कर सकते हैं। ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन का टाइप कैसा है। दूसरा एक चीज और देखेंगे कि इसको मैं हमेशा या तो एलिवेशन की लेयर में या फिर ऐसी लेयर में डालूंगा, टेक्स्ट की लेयर में डालूंगा जहां पे मुझे ये इजी रीडेबल हो। सेकंड सेम चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं इस फ्लो ट्रैप के लिए भी लिख लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे 2 स्लोप होंगे, एक यहाँ से होगा और एक मेरा जो स्लोप है वो यहाँ से होगा। तो मैं यहाँ से 2 स्लोप्स यहाँ पे जाएंगे और एक स्लोप पूरा इसका यहाँ पे आएगा। तो ये तो होगी स्लोप की बात।
मैं इन सब के टेक्स्ट साइज थोड़े छोटे कर देता हूँ ताकि हमें ड्राइंग में हिंड्रेंस नहीं मिले। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास में फ्लो ट्रैप्स भी आ गए हैं, मेरे पास में जो इनलेट मेरा कंप्लीट हो चुका है, यूजेबल मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है हमारे आउटलेट की। तो आउटलेट में हमारे यहाँ पे दो टाइप के जो वाटर हमने बात की थी अभी, सॉइल वेस्ट वाटर और ग्रे वाटर, तो उन दोनों को हम यहाँ पे इन पाइप से जोड़ देते हैं, क्योंकि ये जितने भी हम कर रहे हैं सिंबॉलिक कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो सिंबॉलिक दिखा रहे हैं। तो सिंबॉलिक में हमेशा जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा यहाँ पे पाइप ड्रॉ करें, आपको पाइप ड्रॉ करनी नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पे कनेक्शन दिखाना होता है। तो कनेक्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉइल वेस्ट का कनेक्शन दिखाऊंगा। तो मैं पहले एक यहाँ पे पी लाइन ले लेता हूँ और पी लाइन से मैं यहाँ पे इस WC के सेंटर में मार्क कर देता हूँ। तो ये जो मेरा है ये सॉइल वेस्ट है, तो सॉइल वेस्ट पाइप में मैं इसमें डाल दूंगा। अच्छा, आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे इसको लाइन में डाल दिया है, लेकिन क्योंकि मेरा जो लेजेंड है उसके अंदर मेरा सॉइल वेस्ट कुछ इस तरह से दिखता है पाइप, तो मैं इसको यहाँ से मैच प्रॉपर्टीज करके मैं इसको मैच प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज दे दूंगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप टॉयलेट लेआउट करें तो सॉइल वेस्ट पाइप में जितने कम हो सके उतने हम बेंड्स रखते हैं। जितने कम बेंड्स होंगे उतना ही क्लीन हमारा फ्लो होगा और उतना ही हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कम क्रिएट होंगी। पर जो हमारा ग्रे वाटर पाइप का है, ग्रे वाटर पाइप के साथ में हमारी कोई ऐसी इश्यू नहीं है, इसके अंदर हम बेंड्स रख सकते हैं। तो मैं इसमें इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ और एक मैं इसको यहाँ से इस वाले फ्लोर में कनेक्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे मैं इसे डायरेक्टली इस जॉइंट पे ना कनेक्ट करके इसे मैं अलग से एक एंगल पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये एंगल जो है वो मेरा यहाँ पे स्लोप दिखाता है। जब भी आप फ्लो ट्रैप से पाइप में आते हैं तो यहाँ पे हम एक स्लोप देते हैं इस पाइप के अंदर भी, ताकि हमारा जो फ्लो है वो इजी यहाँ पे बना रहे और पाइप में इजीली चला जाए। अगर ये स्लोप उल्टा होगा तो हम यहाँ पे पानी हमेशा भरा रहेगा और ये कभी भी इस पाइप के अंदर जाएगा नहीं। तो अब इसको भी हम मैच प्रॉपर्टीज करके इसको इस लेयर में डाल देते हैं, जो कि हमारी वेस्ट पाइप की लेयर है उसके अंदर। तो हमारा ये बेसिक एक टॉयलेट का प्लम्बिंग कंप्लीट हो चुका है। अब ड्राइंग हमेशा सेव करते रहिएगा ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। इन्हीं प्रिंसिपल्स को लेके आप इस पूरे जो रेजिडेंस है इसकी आप प्लम्बिंग कर सकते हैं। जैसे कि सेम अगर मैं ये प्लम्बिंग को यहाँ पे मिरर कर दूंगा तो मेरा, क्योंकि टॉयलेट मिरर है, मेरे टॉयलेट में सारी फिक्चर्स सब कुछ सेम है, तो मैं इस पूरी प्लम्बिंग को यहाँ से लेके यहाँ पे मिरर कर सकता हूँ और मेरा एक और टॉयलेट का लेआउट स्टार्ट हो जाएगा। आप इस टॉयलेट का भी लेआउट इसी तरह से कुछ कर सकते हैं। जो किचन है आपका, किचन में सिर्फ एक फ्लोर टैप आएगा और उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, तो हम इसमें यहाँ पे वो पॉइंट शो कर देते हैं जो कि हमारा वॉश बेसिन के नीचे होता है, सिंक के नीचे होता है। तो गाइज आज आपने सीखा कि प्लम्बिंग लेआउट, इलेक्ट्रिकल लेआउट कैसे करते हैं, उसका क्या क्या यूज होते हैं और उसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। आई होप कि आपने इस पूरी सीरीज में जो एक वीक हमने अपने साथ में निकाला है उसमें आपने काफी कुछ सीखा होगा मुझसे, एंड आई होप कि आप आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे। तो गाइज अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में, जो कि हमारा है अब स्केचअप की ट्रेनिंग का, स्केचअप की बेसिक्स और स्केचअप के सारे टूल्स को यूज करने का। हम इसी जो फ्लोर प्लान है, हम इसी फ्लोर प्लान को 3D में कन्वर्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हम स्केचअप से आर्किटेक्चरली एक एनालिटिकल मॉडल कैसे बना सकते हैं, एनालाइज करने के लिए कि हमारी कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है कंस्ट्रक्शन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।